हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट को आगे बढ़ाते हैं और आज चर्चा करते हैं एनसीईआरटी कंप्यूटर्स के चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम का टॉपिक नंबर 1.3.1 यूनिट्स ऑफ मेमोरी। इससे पिछले क्लासों में मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइज यहाँ लिखा है कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा होता है वो हमेशा यूज करता है बाइनरी नंबर को ही किसी भी डाटा को स्टोर करने में या फिर प्रोसेस करने में वो बाइनरी नंबर का ही यूज़ करता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो केवल बाइनरी नंबर ही समझता है। द बाइनरी डिजिट्स 0 and 1। और बाइनरी नंबर होता क्या है? तो ओनली दो ही बाइनरी नंबर होता है, फर्स्ट 0 एंड सेकेंड 1। यानी बाइनरी डिजिट हमारा 0 और 1 ही होता है और हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो केवल 0 और 1 को ही समझता है। विच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी। और ये 0 1 जो है वो हमारे मेमोरी का एक बेसिक यूनिट्स है, आर कॉल्ड बिट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। यानी मेमोरी को जो हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका सबसे छोटा सा यूनिट जो होगा वो बिट्स कहलाता है। फर्दर दिस बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड। और आगे चलकर क्या होता है, यही बिट्स एक साथ ग्रुपिंग करता है और एक वर्ड्स बनाता है। और 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड अ निब्बल। अब अगर 4 बिट का एक ग्रुपिंग होगा और वर्ड का निर्माण करेगा तो उसको हम निब्बल बोलेंगे। यानी कि द कम्बिनेशन ऑफ 4 बिट वर्ड इज नोन एज निब्बल। एग्जाम्पल्स ऑफ निब्बल आर 1001, 1010, 0010 एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 बिट का अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे 1001, यानी यहाँ भी 4। एक पिछले आपको बताया कि 0 और 1 जो होगा वो हमारा क्या है, या तो 0 भी एक बिट्स है और 1 भी एक बिट्स है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1001 है, यानी टोटल कितना 4 आ जाता है यहाँ पे, यानी टोटल 4 बिट आ जाता है जो एक वर्ड का निर्माण करता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 1010 है, फिर यहाँ 0010 है। इसके अलावा भी बहुत सारा बन सकता है, 0110 बन सकता है, 0101 बन सकता है। तो ये 4 बिट यानी कि 4 डिजिट, द कम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, सिर्फ 0 और 1 के कम्बिनेशन से बना हुआ वर्ड और उसमें 4 डिजिट ही हो तो वो हमारा निब्बल कहलाएगा। ठीक है, इस तरह आगे बढ़ते हैं। और 2 निब्बल वर्ड डैट इज 8 बिट वर्ड इज कॉल्ड अ बाइट। अब बाइट किसको बोलते हैं? तो 2 निब्बल वर्ड, यानी कि एक निब्बल में 4 डिजिट, 2 निब्बल में 8 डिजिट आएगा। तो 8 डिजिट मतलब 8 बिट का वर्ड वो होगा। तो उस 8 बिट को हम बिट्स नहीं बोल के वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? बाइट बोलेंगे। यानी 8 बिट इज इक्वल टू वो क्या हो जाता है, हमारा 1 बाइट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये हमारा क्या है 01 000 110, यानी यहाँ पे क्या है, ये हमारा 8 हो गया, 8 बिट मिल गया। यानी 8 बिट बराबर क्या होगा, 1 बाइट होगा। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी 8 बिट है, नेक्स्ट यहाँ भी 8 बिट है। तो यहाँ से एक नया टर्म आया कि 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होगा। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट को हम क्या पढ़े थे? बिट पढ़े थे। जब 4 बिट बना तो हम उसको क्या बोले? निब्बल बोले। जब 2 निब्बल मिला, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 निब्बल इज कॉल्ड बाइट। यानी 2 निब्बल मतलब 8 बिट जब मिला तो हमारा 1 बाइट हुआ। और यहाँ पे 2 निब्बल वर्ड 8 बिट वर्ड इज कॉल्ड अ बाइट। और यहाँ पे हमारा ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं। लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट बाइट्स आर ग्रुप टुगेदर टू मेक बिगर चंक्स और यूनिट्स ऑफ मेमोरी। इस तरह से आगे और स्टैंडर्ड यूनिट बढ़ता है और बहुत ज़्यादा बाइट्स का कम्बिनेशन होता है तो हम उसको फिर अलग अलग नाम
देते हैं मेमोरी में। नीचे टेबल 1.1 शोज डिफरेंट मेजरमेंट्स यूनिट फॉर डिजिटल डाटा स्टोर्ड इन स्टोरेज डिवाइसेस। टेबल 1.1 में हम देखेंगे कि विभिन्न तरह का मेजरमेंट यूनिट वहाँ पे दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डाटा को स्टोर कराते हैं किसी भी स्टोरेज डिवाइस में। ये देखिए यहाँ पे है, ये हमारा टेबल 1.1। अब जैसे वहाँ पे हम बीट देखें, निब्बल देखें, फिर निब्बल से जब 2 निब्बल मिला तो हमारा क्या बन गया था, बाइट बन गया था। अब हम आगे बात करेंगे किलो बाइट पे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारा यूनिट है, यहाँ हमारा यूनिट दिया गया है, ये डिस्क्रिप्शन है, फिर यहाँ यूनिट है और ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यानी केबी, केबी का मतलब होता है किलो बाइट, और 1 केबी इज इक्वल टू होगा हमारा 1024 बाइट्स। एमबी की बात करें तो 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। यानी यहाँ पे देखिए ये 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स है, और ये जब 1 KB क्या होगा कि 1024 हो जाता है, तो फिर ये क्या बनाता है, 1 MB बनाता है। फिर यहाँ से देखिएगा 1 MB से बढ़कर के जब ये 1024 MB होगा तो ये बना देगा 1 GB, फिर 1024 GB होगा तो ये फॉर्म करेगा 1 TB। आगे बात करते हैं, फिर ये 1 TB हमारा हो जाएगा 1024 TB। तो ये फिर यहाँ पे बनाएगा 1 PB। जब 1024 TB होगा तो हम उसे बोलते हैं 1 PB, जिसका फुल फॉर्म हम यहाँ लिखा है पेटाबाइट। हम फुल फॉर्म पे चर्चा करते हैं अभी जस्ट, इसके बाद पहले इसे समझना है। फिर यहाँ 1 PB है, जब ये 1 PB 1024 PB में बदल जाता है तो फिर हम इसको बोलते हैं 1 EB, मतलब 1 एक्साबाइट। फिर ये 1 EB जो है वो हमारा बदलेगा 1024 EB में, तो ये बन जाएगा 1 ZB, यानी 1 जेटाबाइट। फिर ये 1 जेटाबाइट जो है वो 1024 के कॉम्बिनेशन में आएगा, तो 1024 ZB मिलकर के बन जाता है हमारा 1 YB, मतलब 1 योट्टाबाइट। ठीक है, ठीक है, 1024 ZB मिलकर बनता है 1 YB, मीन्स 1 योट्टाबाइट। अब यहाँ पे फुल फॉर्म पे हम चर्चा करेंगे। KB किलोबाइट, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, PB पेटाबाइट, EB एक्साबाइट, ZB जेटाबाइट, YB योटाबाइट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये टर्म्स आपके मेमोरी में होना चाहिए, यानी याद होना चाहिए आपको। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। जो सब्जेक्टिव में होगा आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा वहाँ पे। इस मेमोरी का कॉम्बिनेशन जैसे आपको सपोज एग्जांपल दे सकता है आपको कि 5 GB इजकल टू व्हाट TB, यानी 5 GB आपका है तो वो 5 GB इजकल टू हाउ मच MB, ये बता सकता है। या फिर आपको डायरेक्ट दे देगा 5 TB इजकल टू फिल इन द ब्लैंक्स होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन अगर TB से देगा तो देगा 5 TB इजकल टू व्हाट GB। ठीक है, तो यानी 5 TB बराबर कितना GB होगा। तो आपको पता है कि 1 TB में कितना है, यहाँ से ये बनेगा 1 TB में 1024 GB है, तो 5 TB में कितना GB होगा। तो यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे, 1024 GB से। जो हमारा कैलकुलेशन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 TB इजकल टू उतना GB हो जाएगा। अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आएगा ये आपका हो जाएगा 5120 आपका GB हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 को क्या किया, वो 1024 से मल्टीप्लाई किया, 5 से 4 को मल्टीप्लाई किए तो क्या 20 आया, 0 कैरी 2, 5 to 10 आया और 2 12 कैरी 1, 5 से 0 में किए यहाँ
तो 0 मीन्स जो हमारा कैरी है 1 हो गया, और 5 से 1 में किया तो 5 आ गया, यानी 5120 GB आपका हो जाएगा 5 TB इक्वल टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी पे। कह रहा है ह्यूमन बीइंग्स मेमोराइज मेनी थिंग्स ओवर अ लाइफ टाइम एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक अ डिसीजन और सम एक्शन। यानी कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स भी जो है वो अपने माइंड में बहुत कुछ याद करके रखता है लाइफ टाइम के लिए, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ के डिसीजन के लिए तो वहाँ से हम उसको फिर क्या करते हैं, अपने माइंड से रिकॉल करते हैं और कुछ एक्शन लेते हैं। ठीक है, हाउएवर जबकि वी डू नॉट रिलाई ऑन आवर मेमोरी कम्प्लीटली एंड वी मेक नोट्स एंड स्टोर इम्पोर्टेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। जबकि हमारा मेमोरी ये भी है कि पूरा चीज़ तो हमारा माइंड वो याद नहीं कर सकता है और ना ही उसको रिकॉल कर सकता है, तो हम क्या करते हैं अपने इम्पोर्टेंट्स जो हमारे पास थिंग्स होता है मेमोराइज के लिए उसे हम कहीं ना कहीं नोट करके रखते हैं, नोट्स करके रखते हैं। यानी कि डाटा को हम मैनुअली क्या करते हैं, किसी भी डाटा या इन्फॉर्मेशन को मैनुअली हम एक नोटबुक में या डायरी में हम स्टोर करके रखते हैं यूजिंग अदर मीडिया सच एज नोटबुक, मैनुअल, जर्नल, डॉक्यूमेंट etc। ये सब में हम क्या करते हैं डायरी वगैरह में लिख करके रखते हैं, फिर जब उसकी आवश्यकता होती है तो वहाँ से उसको रिकॉल करते हैं, देखते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर्स हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक इसी तरह से क्या है, हमारे कंप्यूटर का भी 2 तरह का मेमोरी है। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स के पास भी 2 मेमोरी हुआ, एक जो हमारे माइंड में ही याद होगा और दूसरा कि हम बहुत कुछ अपने माइंड में याद करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम अपनी बातों को एक नोटबुक में, डायरी में हम क्या किए, इन रिटन मैनुअली हम स्टोर करके रख दिए। तो 2 तरह से हम स्टोर कर रहे हैं अपने डाटा को। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर भी 2 तरह के मेमोरी का यूज़ करता है डाटा स्टोरिंग में। पहला प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी पे। ये क्या कहता है, प्राइमरी मेमोरी इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का प्राइमरी मेमोरी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरतमंद एक कंपोनेंट है। प्रोग्राम एंड डाटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी। जो भी प्रोग्राम होगा वो डाटा होगा वो हमारे प्राइमरी मेमोरी में ही लोड होता है बिफोर प्रोसेसिंग। यानी प्रोसेसिंग से पहले वो कहाँ लोड रहता है, प्राइमरी मेमोरी में। जैसे आपने कंप्यूटर में इनपुट कराया 2+2, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने कंप्यूटर में बाइक कीबोर्ड इनपुट डिवाइस से ही इनपुट कराएंगे, तो मान लेते हैं कीबोर्ड से हम इनपुट कराएं 2+2 इक्वल टू, तो ये 2+2 जो है पहले कहाँ रहेगा आपका, तो पहले ये रहेगा आपके प्राइमरी मेमोरी में ही, क्योंकि जब प्रोसेस करेगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे 2, फिर आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे बटन प्लस का, फिर प्रेस करोगे 2 का, तो और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इक्वल टू के लिए हम इंटर बटन का यूज़ करते हैं, इंटर बटन का यूज़ करते हैं। तो जब आप ये प्रेस करोगे कीबोर्ड से, तो प्रोसेस होने से पहले, यानी इसको समराइज़ करने से पहले ये डाटा हमारा कहाँ स्टोर होगा, तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, और जब प्रोसेस होगा तो ये हम क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा। जैसे 2 और 2 इसको ऐड करके आपके सामने क्या रिजल्ट देगा, आउटपुट में आपको क्या दिखाएगा, सॉरी मैं इधर लिख देता हूँ इसे। चलिए ये 2+2 को आपको ये क्या 4 दिखाता है। ठीक है, तो पहले जो भी डाटा हम देंगे, इस तरह से मान लेते हैं कि हम कोई इमेज दिए, तो इमेज ओपन करना है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज पे जाकर के हम डबल क्लिक करते हो तो हमारा इमेज ओपन होता है, यानी उसमें भी कुछ न प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट आपके मॉनिटर पे आता है, फ़ोटोज़ ओपन होकर आता है। तो उससे पहले, यानी प्रोसेसिंग से पहले वो कहाँ है, तो प्राइमरी मेमोरी में ही वो डाटा हमारा स्टोर होता है। बस यही समझना है। आगे बात करते हैं, द CPU इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। क्या कर रहा है, द CPU इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी, यानी CPU जो है वो सीधा इंटरेक्ट करता है किसको, प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरेक्ट करता है कोई भी ऑपरेशंस को रीड करने के लिए या फिर उसे राइट करने के लिए।
यानी कुछ भी परफॉर्म करना है उसको, रीड और राइट का ऑपरेशन करना है, तो वो डायरेक्टली किसको इंटरेक्ट करेगा, तो प्राइमरी मेमोरी को इंटरेक्ट करेगा। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स विच, ये दो तरह का होता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो है हमारा वो दो तरह का है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। फर्स्ट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे दो तरह का क्या हमारा प्राइमरी मेमोरी होगा। रैम इज़ वोलाटाइल। ठीक है, रैम क्या है हमारा, वो वोलाटाइल है। डैट इज़ एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द computer it retains the data in it, but as soon as the power supply turned off all the contents of RAM are wiped out। यानी कि हम कह सकते हैं वोलाटाइल, इसको इसीलिए कहा वोलाटाइल, मतलब अगर हम जनरल देखें तो भूलने का जो आदत होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल बोलते हैं। तो रैम भी जो हमारा है कुछ उसी तरह का है। जैसे मान लो एग्जांपल मैं देता हूँ कि क्लास में कोई टीचर आप बच्चे को पढ़ाने हैं, तो टीचर जब तक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस बातों को काफ़ी लंबे समय तक मेमोराइज़ करके रखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी भूल जाते हैं। तो टीचर कुछ बोले और टीचर पढ़ा के चले गए, वो बच्चा जब तक टीचर थे क्लास में ध्यान दिया, उसको याद था, और जैसे ही टीचर क्लास से बाहर गए वो बच्चा उनके कहे हुए बातों को भूल गया, अब उसके माइंड में कुछ भी याद नहीं है। तो ठीक उसी तरह का हमारा रैम होता है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है और आप कोई वर्क कर रहे हो तो वो डाटा आपके रैम में रहेगा, और जैसे ही आपका सिस्टम टर्न ऑफ होता है, बंद हो जाता है, तो आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा। सपोज़ मान लेते हैं कि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और यूपीएस नहीं लगा है, हमारे सिस्टम में यूपीएस नहीं लगा है, और मैं कुछ काम कर रहा हूँ कंप्यूटर पे। सपोज़ छोटा सा एग्जांपल, टाइपिंग कर रहे हैं, MS वर्ड के अंदर टाइपिंग कर रहे हैं, और हुआ क्या कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, यानी बिजली कट गई, चली गई बिजली, तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, उसमें तो यूपीएस है नहीं, तो कंप्यूटर डायरेक्टली क्या हो गया, लाइट जाते ही हमारा सिस्टम बंद हो गया, और आपने जो टाइप कर रहा था वो आपने सेव किया नहीं। तो अब कंप्यूटर आप ऑन करोगे जैसे ही, तो आपका क्या होगा कि जो भी आपने टाइप किया था वो सब कुछ वहीं पे डिलीट हो गया, लॉस्ट कर गया आपका डाटा। ठीक है, तो रैम इसलिए वोलाटाइल मेमोरी कहलाता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा टेम्पोरली फाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। जब आपका कंप्यूटर वर्किंग में है, काम कर रहा है, आप कुछ वर्क कर रहे हो कंप्यूटर पे, तो क्या करता है रैम, डाटा को टेम्पोरली स्टोर करके रखता है। Whenever the computer is started or a software application is launched, the required program and data are loaded into RAM for processing। क्या कह रहा है, द कंप्यूटर इज स्टार्टेड और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च। जैसे ही हम कंप्यूटर पे कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, लॉन्च करता है, हमारे सिस्टम पे आता है, द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डाटा आर लोडेड इनटू रैम फॉर प्रोसेसिंग। तो उस टाइम प्रोसेसिंग के लिए वो जब सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा होता है, लॉन्चिंग हो रहा होता है आपके मॉनिटर पे, आपके सिस्टम में, तो वो उस टाइम में रैम के अंदर ही लोड होता है प्रोसेसिंग के लिए। रैम इज़ यूजुअली रेफर्ड टू एज मेन मेमोरी। रैम को हम मेन मेमोरी बोलते हैं, एंड इट इज़ फास्टर दैन द सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस। और हमारा जो मेन मेमोरी है वो फास्टर होता है, काफ़ी फास्ट होता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी से या फिर कोई अदर स्टोरेज डिवाइसेस से। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी प्रोग्राम लोड कर रहा है तो प्रोसेसिंग से पहले वो कहाँ जा रहा है, रैम में जा रहा है। तो स्वाभाविक है रैम इतना फास्ट होगा कि बस कुछ ही सेकंड आप लेता है इस टाइम, और आपके सामने वो एप्लीकेशन को ओपन कर देता है, या वो जो भी कैलकुलेशन आप करते हो वो परफॉर्म कर देता है, विद इन सेकेंड वो परफॉर्म करता है। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना फास्ट होगा रैम। आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड रोम इज़ नॉन वोलाटाइल। आपने देखा था कि हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो रैम और रोम दोनों होता है। तो रैम जहाँ पे वोलाटाइल है वहीं पे रोम इज़ नॉन वोलाटाइल, यानी रोम हमारा क्या है, नॉन वोलाटाइल है, ये जल्दी भूलता नहीं। विच मीन्स इट्स कॉन्टेंट्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। यानी कि कंप्यूटर का जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है तो ये किसी भी डाटा को लॉस्ट
नहीं करता है। इट इज़ यूज्ड एज अ स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज। ये स्मॉल कहने का मतलब हो गया कि ये बहुत, इसका क्वांटिटी बहुत कम होता है रोम का, बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज है ये। यानी हमें कोई भी चीज़ को परमानेंट स्टोर कराना है तो ये फास्टर, बहुत तेज़ी में स्टोर कराता है परमानेंट मेमोरी। फॉर द कंटेंट्स विच आर रेयरली चेंज्ड, यानी वैसे सभी कंटेंट्स को जो प्रायः क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज होता है, हम चेंज करते हैं किसी भी स्टोरेज किसी भी डाटा को, तो ये क्या करता है, बहुत फास्टर स्टोरेज करता है और परमानेंटली स्टोरेज करता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टार्टअप प्रोग्राम boot loader that loads the operating system into primary memory is stored in ROM। जैसे हम कंप्यूटर लाते हैं, ठीक है, न्यू कंप्यूटर परचेज़ किए या फिर पुराने कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, ये टर्म्स तो आपने सुना होगा कि फॉर्मेट करना, और फॉर्मेट करने के बाद हम फिर से क्या करते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो वो प्राइमरी मेमोरी के रोम में ही जाके स्टोर हो जाता है परमानेंटली, ठीक है। प्रोसेस से पहले वो रैम में होगा, लेकिन जैसे ही आपने पूरा प्रोसेस उसका कंप्लीट किया और वो स्टोरिंग आपके सिस्टम में हुआ तो वो स्टोर होता है रोम के अंदर, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा कहाँ होगा लोड, तो रोम में ही होगा। सेकेंड हमारा है कैचे मेमोरी। रैम इज़ फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज। रैम जो है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज से फास्टर है, बट नॉट एज फास्ट एज अ कंप्यूटर प्रोसेसर, लेकिन वो कंप्यूटर प्रोसेसर से फास्ट नहीं है। सो बिकॉज ऑफ रैम CPU may have to slow down। क्या कह रहा है यहाँ पे, हमारा रैम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज से फास्टर है, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर से फास्टर हमारा रैम नहीं है। इसलिए बिकॉज ऑफ रैम CPU may have to slow down, इसलिए क्या होगा कि CPU रैम के कारण हो सकता है कि स्लो हो जाए। तो वहाँ पे हमको उसके स्पीडअप करने के लिए, हमारे सिस्टम को स्पीडअप करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, तो प्रोसेसर का आवश्यकता आता है। टू स्पीड अप द ऑपरेशंस ऑफ द CPU, a very high speed memory is placed between the CPU and the primary memory known as cache। हमारे सिस्टम को स्पीड अप करने के लिए, यानी उसको और फास्ट चलाने के लिए, स्पीड में लाने के लिए। अब अगर स्पीड नहीं होगा तो आप MS वर्ड को ओपन करोगे, हो सकता है कभी कभी होता भी है सिस्टम में 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तक समय ले लेगा आपको MS वर्ड का एप्लीकेशन ओपन होने में, तो फिर इस तरह से काम हम नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या किया गया कि लिख रहा है अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज़ प्लेस्ड, यानी बहुत ही हाई स्पीड का एक मेमोरी फिक्स किया जाता है, प्लेस्ड किया जाता है बिटवीन द CPU एंड द प्राइमरी मेमोरी नोन एज कैचे। यानी प्राइमरी मेमोरी और CPU के मध्य एक बहुत ही हाई स्पीड का मेमोरी प्लेस्ड किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैचे बोलते हैं, कैचे मेमोरी। इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ द डाटा फ्रॉम फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड प्राइमरी मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इट स्टोर्स द कॉपीज ऑफ डाटा, यानी कि जो भी डाटा आपका होगा उसके कॉपी, ठीक है, उसको कॉपी करके ये स्टोर रखता है फ्रॉम फ्रिक्वेंटली एक्सेप्ट प्राइमरी मेमोरी लोकेशन। जो भी प्राइमरी मेमोरी के लोकेशन में होगा वो सभी डाटा को ये क्या करता है, कॉपीज़ करके रखता है, स्टोरिंग करके अपने पास, थस रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस डाटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी से डाटा एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा डाटा प्राइमरी मेमोरी में होता है वो सामान्यतः हमेशा रिक्वायर्ड होता है एक्सेस करने के लिए। When the CPU needs some data, जब CPU को कुछ डाटा की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है, it first examines the cache। इसलिए क्या करता है, वो सबसे पहले कैचे में जाता है, कैच मेमोरी को पहले देखता है कि उसमें हमारा डाटा है कि नहीं। तो मैंने बताया कि जो भी आपकी प्राइमरी मेमोरी में होगा डाटा, वो सबका कॉपी करके ये क्या अपने पास स्टोर रखता है, कौन, तो कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी के पास प्राइमरी मेमोरी का सारा डाटा का कॉपीज़ होता है। तो CPU क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा फास्ट हमारा क्या है, यहाँ पे कैचे है, तो CPU डायरेक्टली पहले क्या एग्जामिन करेगा, किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए कैचे मेमोरी को पहले सर्च करेगा कि डाटा उसमें है या नहीं है। इन केस द रिक्वायरमेंट इज़ मेट इट इज़ रीड फ्रॉम द कैचे। अगर वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड है डाटा वो उसको मिल जाता है तो वहीं से उसको रीड कर लेता है, कैचे से ही रीड कर लेता है। अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेस। और अगर वो डाटा कैचे मेमोरी में नहीं है तो फिर वो
प्राइमरी मेमोरी में जाता है। यानी कि सीपीयू सबसे पहले कोई भी डाटा को एक्सेस करने के लिए वो कहाँ जाएगा, कैशे मेमोरी में जाएगा। अगर वहाँ पे उसको वो डाटा नहीं मिलेगा उसके बाद ही वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर वो डाटा को एक्सेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी के पास क्या होता है, जो स्टोरेज का कैपेसिटी होता है वो लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एंड इज़ आइदर वोलाटाइल, और वहाँ पे जहाँ ये प्राइमरी में रैम है वो वोलाटाइल है, और रीड ओनली रोम। थस अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो उसके प्राइमरी मेमोरी का जो कैपेसिटी होता है उसका कैपेसिटी कम होने के कारण, यानी प्राइमरी मेमोरी का कैपेसिटी कम होने के कारण ज़रूरी पड़ता है कंप्यूटर को सेकेंडरी मेमोरी का, क्योंकि डाटा तो बहुत सारा होता है तो फिर कम स्पेस में हम बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकते, इसलिए हम ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो लिख क्या रहा है, कंप्यूटर सिस्टम नीड्स ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी टू परमानेंटली स्टोर द डाटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज। यानी हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में हमारा सिस्टम क्या करता है, किसी भी डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है या फिर किसी इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करके रखता है सेकेंडरी मेमोरी में फ्यूचर यूज़ के लिए, यानी भविष्य में उसका यूज़ हो। मान लेते आज हम कोई डाटा रख रहे हैं और वो डाटा का यूज़ 6 महीने में के बाद है, 1 साल के बाद उसका ज़रूरी पड़ सकता है, ठीक है, 5 साल के बाद ज़रूरी पड़ सकता है। तो उस स्थिति में हमको क्या परमानेंटली मेमोरी का ही आवश्यकता होगा, तो हम डाटा को सेकेंडरी मेमोरी में सेव करके रखते हैं लंबे समय के लिए। द सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल। और सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा होता है वो क्या होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। एंड हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी और देन प्राइमरी मेमोरी। और इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी के तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ स्लोअर एंड चीपर दैन द मेन मेमोरी। ये अब देखिए वहाँ पे एडवांटेज क्या है कि उसका कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एक डिसएडवांटेज भी है कि ये उससे स्लो होता है, यानी मेन मेमोरी से क्या होगा, ये स्लोअर होगा, चीपर होगा। बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। लेकिन आपको ऊपर ही बताएं कि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस किससे करता है, तो मेन मेमोरी को करता है, और जब डाटा एक्सेस करता है तो कैचे मेमोरी से पहले करता है, फिर प्राइमरी मेमोरी में जाता है। तो यहाँ पे ये लिख रहा है कि बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। लेकिन स्टोरेज जो है हमारा, ये सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जाता है। कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज नीड टू बी फर्स्ट बॉट इनटू द मेन मेमोरी फॉर द सीपीयू टू एक्सेस। जब सीपीयू मान लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में जो हमारा डाटा है अगर उसे एक्सेस करना है तो पहले हमारा सीपीयू क्या करेगा, मेन मेमोरी में जाएगा, और मेन मेमोरी के थ्रू ही वो सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा को एक्सेस करेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस इंक्लूड, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस का, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, जिसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, उसका एचडीडी होता है, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, मेमोरी कार्ड है, एक्सेट्रा। ये सारा हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। और भी इसके अलावा पेन ड्राइव वगैरह है, ये सब कुछ आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में ही। एसोनी फिगर 1.7। अब यहाँ आप देख लो 1.7 में आपको कुछ फिगर भी दिया गया है स्टोरेज डिवाइसेस का। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है आपका, ये सेकेंडरी मेमोरी का सारा एग्जांपल है। पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड, टेप ड्राइव, एसएसडी, ये सारा हमारा सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है however these days there are secondary storage devices like SSD which supports very fast data transfer speed as compared to earlier SSDs। यहाँ कह रहा है कि आजकल हो क्या रहा है कि आप लैपटॉप वगैरह लेने जाओगे या डेस्कटॉप लेने जाओगे तो वहाँ पे HDD बहुत कम मिलेगा। HDD की जगह पे अब क्या होता है, SSD होता है। तो ये
SSD क्यों आया, तो ये बहुत ही फास्ट है HDD के तुलना में। यानी यहाँ पे SSD था तो आपको हो सकता था 512 MB या GB, 512 GB या फिर 1 TB, ऐसा हम लेते थे HDD में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप SSD में जाओगे तो हो सकता है आपको 250 या 500 का ही आप SSD में उसमें लगा हो। जनरली लैपटॉप वगैरह में यही होता है। तो SSD करता क्या है, ये हमारे सिस्टम को फास्ट रखता है। यानी SSD में हमारा सिस्टम फास्ट उतना नहीं था जितना कि SSD के आने के बाद हमारा सिस्टम फास्ट हुआ। तो इसलिए क्या है कि आजकल जो भी नए सिस्टम आ रहे हैं, नया मॉडल का जो भी लैपटॉप वगैरह डेस्कटॉप आ रहा है, वो सभी सिस्टम में इनबिल्ट SSD ही लगा होता है। Also, data transfer between computers have become easier and simple due to the availability of a small size and portable flash और pen drives। वही क्या कर रहा है कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग आसानी से अगर डाटा को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पोर्टेबल फ्लैश या फिर पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड CPU। यानी डाटा ट्रांसफ़र जो होगा हमारा ये मेमोरी और CPU के बीच कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो दोस्तों ये चीज़ हम टॉपिक नेक्स्ट डे देखेंगे और देखेंगे कैसे डाटा हमारा ट्रांसफ़र करेगा मेमोरी से और CPU के बीच में। ये नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं। ठीक है गाइस, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, क्वेश्चन राइज हो, तो आप कमेंट के ज़रिए आप अपने प्रश्न हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हम अवश्य ही आपके प्रश्न का जवाब देंगे। हम आपके क्वेश्चन पे वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे और जो भी आपका प्रश्न होगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबका सॉल्यूशन निकालूँ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।